जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस से टॉप 10 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न तक कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जो भी हम आपको सेट कराए हैं उसमें हमेशा कमेंट जो आया पॉजिटिव आया है, बहुत ही अच्छा आया कि सर आज का जो वीडियो था बहुत अच्छा था, क्लास और आगे लाइए। तो ये सब कमेंट आता है, तो जरूर आप एक बार और कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो टेलीग्राम पर 100% ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट होता है और टेस्ट के माध्यम से आप अपना ऑब्जेक्टिव पता कर सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल का हो गया है। अगर आपको थोड़ा मोड़ा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चाहिए तो वो आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च करना है आपको सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। गूगल पे या गूगल क्रोम पे जाके सर्च कीजिएगा तो ये आपको थोड़ा मोड़ा पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके एक बार जरूर सर्च कीजिएगा। और आज का जो सेट है वो मेरे बच्चों वो सेट 6 है। और अभी तक हम आपको 1 से लेके 5 तक करा दिए हैं, वो भी मजेदार तरीका से अच्छे तरह से समझाते हुए सबक पढ़ाए हैं। तो जरूर अगर आप 1 से लेके 5 तक सेट नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और ये जो छठा सेट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए अब हम आपको देखिए बार बार हम आपको समझाते हैं कि अगर आपके पास कॉपी है, ठीक है, कॉपी है तो कॉपी में लिखिए और याद करिए। क्योंकि याद करने से क्या होता है, आप बार बार जब याद करेंगे तो एग्जाम में जब बैठिएगा तो वहां पर आप अच्छे से लिख पाएंगे। क्योंकि मेरा समझाने का तरीका भी आपको बहुत ही बेस्ट है, यहाँ पर समझ में आ जाता होगा, लेकिन फिलहाल अगर आप कॉपी में लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या कर रहा है कि एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है और यह कब प्रारंभ हुआ था। एक ध्रुवीयता का अर्थ क्या हुआ, एक देश। क्या होता है, एक देश, वह देश जो पूरे देश पर शामिल हो, मतलब कि उस पर कब्जा किया हो, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए क्या हो रहा है कि एक ध्रुवीयता का अर्थ होता है कि विश्व राजनीतिक केंद्र में संग्रहित हो जाना। इसकी शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ। इसकी शुरुआत 1991 में हुआ था, जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। तब से आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे समझ में आता है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, 1945 से लेके, देखिए 1945 से लेके 1991 तक क्या हुआ था, ये शीत युद्ध चला था, जिसे कहते हैं यूएसए और यूएसएसआर। ये दोनों के बीच में चला था, किसके किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका विघटन हो गया कब, 1991 में। ठीक है, इसका विघटन हुआ तो बचा कौन, यूएसए, जिसे अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो वो क्या किया, पूरे देश पे कह सकते हैं उस तरह से वो अपना शक्ति प्रभुत्व दिखाना स्टार्ट कर दिया और उसका कायम भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, याद रख सकते हैं। और ये जो यूएसए और यूएसएसआर का उभार कैसे हुआ, ये दोनों के दोनों महाशक्तिशाली कब हुए, जबकि 1939 से लेके 1945 तक दूसरा जो कोल्ड वार चला हुआ था, उसके बाद ये जब समाप्त हो गया, उसके बाद ये देशों का क्या हुआ, महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इजी है, 2 नंबर का है, बहुत बार पूछा भी गया है, याद कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 2 नंबर पर प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रंग भेद क्या है, रंग भेद का अर्थ होता है कि एक दूसरे से हिंसा करना। जैसे कोई व्यक्ति गोरा है और कोई व्यक्ति काला है, तो ये जो गोरा व्यक्ति है ना, वो काले व्यक्ति से क्या करता है, हिंसा करता है। काला लिख देते हैं और गोरा लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिए गोरा। गोरा ये क्या करता है, गोरा व्यक्ति जो है काला व्यक्ति से हिंसा करता है, राइट। तो ये हम कैसे समझेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, रंग भेद कहते हैं। जैसे उत्तर में यहाँ पर लिखिएगा इसे, रंग भेद का तात्पर्य है कि मानव के शरीर शरीर के चमड़े के आधार पर किया जाने वाला, मानव के जो शरीर है, जैसे हमारा भी शरीर है, तो हम काला है या घनश्याम है, 2-3 तरह के होता है, तो वो जो कलर होता है उस पे डिपेंड करता है, किसके, मानव के जाने वाले भेद को उसे हम रंग भेद कहते हैं। इस प्रकार का भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में था, जिसे 1990 में समाप्त कर दिया था। जिसे आप जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जानते हैं ना, ये क्लास 12th में इंग्लिश का जब बुक पढ़िएगा, आई हैव ए ड्रीम, जिसके राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसके उसने भी ये इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लिखा है। इस किसके बारे में, रंग भेद के विधि में, किसके, रंग भेद के विधि में। ये उन्होंने एक शब्द भी बोला हुआ था, डोंट जज माई, डोंट जज डोंट जज कलर बिकॉज ऑफ, इसके कैरेक्टर से जज करना चाहिए, ये सब बोला गया इंग्लिश में, हमें याद नहीं है, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा बोल दिए। ठीक है, ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका भी गए हुए थे, कौन, महात्मा गांधी, इसके लिए, तो आपको पता भी होगा।
फिर मिस्टेक हुआ। समझा नहीं पाते हैं, समझाने में अगर अच्छा आ जाए ना। और जब समझा नहीं पाएंगे तो क्या फायदा यार। चार बजे, 5 बजने वाला है, 5 बजे पढ़ाना भी है भगवान। हम्म। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस से टॉप 10 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न तक कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ताकि आप बार बार उसे याद कर सके, और जब फाइनल एग्जाम में बैठिएगा तो वहां पर आप अच्छे तरह से लिख सके। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट होता है। और टेस्ट के माध्यम से आप जो ऑब्जेक्टिव कितना तैयारी कर लिए हैं उसका पता चल जाएगा। तो जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। एक बार आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, एक बार जाके जरूर सर्च कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, और आज का जो सेट क्या है, सेट 6 है। और अभी तक आपको हमने 1 से लेके 5 तक सेट करा दिए हैं, वो भी अच्छे तरह से समझाते हुए डिटेल के साथ समझाए हैं। तो जरूर आप 1 से लेके 5 तक सेट देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और अगर आप 1 से लेकर 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके हैंड राइटिंग पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिखते हैं। चलिए अब हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, और सबसे आसान भाषा में समझाएंगे। और अगर आप मेरा बात माने तो अपनी कॉपी हो, उसमें क्या कीजिए, इस प्रश्न को नोट करते हुए चलिए, ताकि आपका और बेहतरीन तैयारी हो जाए, ठीक है। चलिए हम यहाँ से 1 नंबर में देखते हैं, और 1 नंबर में क्या लिखा है कि एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है और यह कब प्रारंभ हुआ। एक ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम पहले जानेंगे, बाद में। पहले हम उत्तर लिख लेंगे, पहले क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे और उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। तो एक ध्रुवीयता का अर्थ होता है कि विश्व राजनीतिक केंद्र में संग्रहित हो जाना। इसकी शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ। इसकी शुरुआत 1991 में हुआ था, जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई तब से। अब समझिएगा ये क्या कह रहा प्रश्न। अब प्रश्न समझाने का टाइम आ गया है, और आपको 100% समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले समझिएगा ये जो एक ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है। जैसे यूएसए हो गया, और एक हो गया यूएसएसआर। ये दो देश है, क्या है, देश है। कौन सा देश है, महाशक्तिशाली देश है, ठीक है। तो इसमें से इसका विभाजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, वो विखंडित हो जाएगा। तो बचा कौन, यूएसए, जो कि सबसे शक्तिशाली हो गया, क्योंकि इसके टक्कर में कोई है ही नहीं। आपको पता होगा कि 1939 से लेके 1945 तक दूसरा कोल्ड वार हुआ था। तो इसमें ये दोनों को दोनों देश एकदम शामिल थे, जिसमें अलग अलग देश थे, जापान वगैरह सब अलग अलग थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, अपने राजनीतिक या कुछ संसद के लिए उन्होंने क्या किया, 1945 से लेके 1991 तक क्या किया, 1991 तक दो महाशक्तिशाली के रूप में उभरा, ठीक है। और जिसमें क्या हुआ, यूएसएसआर का विनाश हो गया। तब एक ध्रुवीयता के नाम से जाना जाता है, कौन है, अमेरिका जाना जाता है, ठीक है। ये प्रश्न मेरे ख्याल से 100% तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, फिर से रिपीट करके देखिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब देखिए रंग भेद की नीति क्या है, रंग भेद क्या है, या रंग भेद के बारे में आप क्या जानते हैं, रंग भेद के से संक्षिप्त में वितरण करिए। देखिए रंग भेद का अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ पर ले लीजिए, एक काला हो गया, ठीक है। और एक हो गया, क्या हो गया, गोरा, ठीक है, गोरा। यहाँ पर काला और गोरा के भेद है, किसके, मानव। हम मानव भी लिख देते हैं। मानव के चमड़ा जो होता है, किसी का गोरा होता है और किसी का क्या होता है, काला होता है, ये तो निश्चित है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में देखिएगा तो कहीं कहीं काला भी आदमी रहता है, और कहीं कहीं भी गोरा भी रहता है। भारत में भी देख लीजिए, कहीं गोरा भी रहता है और कहीं काला भी रहता है, ठीक है। और किसी का मीडियम भी रहता है, ये तात्पर्य है। तो यहाँ पर क्या करे, रंग भेद का नीति वही कहा जाता है। तो रंग भेद का तात्पर्य है कि मानव के शरीर के चमड़े के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव, उसे हम रंग भेद कहते हैं। इस प्रकार का भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में था, जिसे 1990 में समाप्त कर दिया था। आपको प्रश्न समझ में नहीं आया, देखिए आप समझ में आएगा।
जैसे मानव हो गया और आप है और हम है, चाहे कोई गर्ल हो या बॉय हो, कोई भी हो। तो क्या गर्ल थोड़ा-सा सुंदर होती है कि नहीं होती है? होती है। और कोई ऐसा लड़का भी जो है वो क्या है बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और कोई ऐसा भी गर्ल है जो ब्यूटीफुल नहीं है, बट सुंदर भी थोड़ा-थोड़ा है और थोड़ा-थोड़ा नहीं भी है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है? भेदभाव हो सकता है। किसके किस में बीच में? ये हम काला है, तू गोरा है। ये अंतर भेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये काला के साथ ना रह, करिकवा के साथ मत रह। नहीं कहता रहता थोड़ा-सा इससे भेद हो रहा है। ठीक है? तो भेदभाव ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं? रंग-भेद की नीति कहते हैं। प्रश्न समझ में आ गया मेरे बच्चों? बहुत अच्छे। अब देखिए आपके सामने 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 1975 के आपातकाल लागू करने से क्या कारण थे? ये जो 1975 में जो आपातकाल लागू करने का कोई कारण क्या था? तो उसके बारे में आपको उत्तर लिखना है कि 1975 में आपातकाल लागू करने का निम्नलिखित कारण था। देखिए भाई, 1975 के जो लागू हुआ था, जो कि आपातकाल लागू किया गया था, तो इसका कारण ज़रूर कुछ न कुछ होगा और कारण क्या था? ये समझिए, राज्यों में छात्र आंदोलन का तेज होना। जैसे 1974 में आप सबको पता होगा, क्या हुआ था? 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? छात्र आंदोलन। इसके प्रवर्तक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, मतलब इसके ही नेतृत्व में था। तो ये क्या हो रहा था? तेजी से छात्र आंदोलन हो रहे थे। तो इसका कारण एक फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या होगा? नक्सलीय आंदोलन का चरम चरम पर पहुंचना, जैसे नहीं आतंकवादी से होता है ये। और 1971 में क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान युद्ध। 1971 में आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1965 से लेकर 1971 तक। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। ये जो कि बांग्लादेश विभाजन मतलब अलग भी हो गया था और बांग्लादेश के जितने भी शरणार्थी जो लोग थे वो भारत में भी आके रहना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे और भी पॉइंट है। महंगाई व बेरोजगारी का बढ़ोतरी। देखिए महंगाई क्या हुआ, जो आज मतलब कि जो उस समय 5 रुपए मिलता था वो उसके बाद क्या हुआ? 50 रुपया हो गया। तो क्या हो रहा है? महंगाई हो रहा है। बेरोजगारी का अर्थ क्या हुआ? कोई काम उम है ही नहीं और महंगाई इतना बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है? ये बेकार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ जाना। जैसे अभी के जो रेट देखिएगा 200 रुपया है, 180 रुपया, इतना रेट रुपया है अभी तेल का। तो उस समय भी मान लीजिए 10 रुपया होगा और 15 रुपया कर देगा, तो उसमें वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा वृद्धि हो रहा है। इससे क्या होगा? इसमें आंदोलन होगा ही होगा। ये कुछ कारण थे 1975 के जो लागू करने का, वो आप कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में क्या करा कि ग्राम पंचायतों के कार्य को लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। ये प्रश्न अगर आप छोड़ दिए तो बहुत बेकार है। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में लिखना है तो आपको उत्तर में लिखना है कि ग्राम पंचायत में निम्नलिखित कार्य है जो इस प्रकार है। ग्राम पंचायत में क्या कार्य है मेरे बच्चों? निम्नलिखित कार्य। जैसे ये कार्य हो गया, फलना कार्य हो गया, फलना चिन्हाचार्य, ये सब अलग अलग प्रकार के कार्य होता रहता है। जैसे यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था क्या होती है? सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था होना चाहिए किसमें? ग्राम स्तर पे। जैसे गांव में रहते हैं वहां पर क्या क्या होना चाहिए? सड़क अच्छी होनी चाहिए, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, जैसे पानी टंकी होता है वो, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए अच्छी व्यवस्था, लेकिन गाँव में व्यवस्था में ऐसा नहीं है। शांति वातावरण की व्यवस्था होनी चाहिए और मुखिया, ग्राम पंचायत ये सब जो होते हैं मिलकर क्या करें, वहाँ के जो वातावरण है मतलब कि जो रह रहे गाँव के निवासी सब, उसको क्या करना चाहिए? शांति व्यवस्था के साथ उसे रखना चाहिए। ठीक है, शिक्षावालय व पुस्तकालय का निर्माण करना चाहिए। जो शिक्षक होता है उसका जो नए-नए शिक्षक का बहाली करना चाहिए, सब कुछ-कुछ हो सकता है। और पुस्तकालय जो नए-नए लाइब्रेरी वगैरह ये सब का क्या होना चाहिए? निर्माण होने चाहिए। हाट, घाट, बाजार की स्थापना होनी चाहिए। घाट जो होता है नहीं कहते कि बाजार चले, वो सब जी की होती क्या होती है? स्थापना करें नए-नए बाजार की और उस बाजार में मतलब थोड़ा-सा योगदान करे सब। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि मेरे नज़र में तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है? ज़रूर अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो ये ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है? 5 नंबर में क्या करा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के कार्य को लिखे। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आप जो ही प्रश्न पढ़ाते हैं वो छोटा क्यों होता है, शॉर्ट क्यों होता है? देखिए आपका 2 नंबर भी चाहिए ना तो अच्छा से लिखिए। आप पूछेगा आपसे कि आपके पिता का नाम क्या है? ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपसे पूछ लेगा कोई व्यक्ति कि आपके पिता का नाम क्या है, तो आप बताइएगा कि मेरे पिताजी का नाम फलना चिलना, वो मिला उला के कि हमारा पिता के बाबू के नाम का वो फलना चिलना, वो बताइएगा तो क्या होगा? वो कहेगा बेवकूफ है। क्या कहेगा? बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता है। और वहीं पे बताइएगा आपके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम श्री वो है, फलना से बता देंगे, डायरेक्ट बता देंगे, तो इससे क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। तो वही कहा जा रहा है कि आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें ये मत देखना है कि पेज कितना भरना है, ये गलत बात है, ये सही नहीं है। मेरे नज़र में तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, पेज नहीं भरना है, पेज भरने से कुछ नहीं होता है। आप लिखिए उस तरीका से जिससे आपको नंबर अच्छा मिले। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 5 नंबर में क्या करा है? उत्तर में लिखना है कि लोकसभा में विपक्षी दल के निम्नलिखित कार्य जैसे जैसे हो गया सरकार के कमियों का उजागर करना,
जैसे सरकार कोई गलत कार्य कर रहा है, राशन वाशन वगैरह में क्या करती है, कमियां करती है, तो उस कमी को क्या करना है, सरकार के सामने बताना है कि ये फलना आप कर रहे हैं, वो करे। ठीक है। सरकार को जनता द्वारा दिया गया वादा याद दिलाना, जैसे नहीं करते कि इलेक्शन में वोट वोट मांगने आता है तो हम कहते हैं कि वो कर देंगे, वो कर देंगे, नल जलवा देंगे विद्यार्थियों के लिए, वो कर देंगे, फलना चिलना, सुने जरूर होंगे, ये सुने जरूर होंगे, लेकिन क्या करते हैं सरकार, वो सुनते नहीं है, जनता मुखिया सुनते नहीं है, वो सब कुछ करते नहीं है। सरकार को सक्रिय बनाए रखना मतलब कि उस सरकार को हमें हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, वो सरकार को अपना कार्य करना पड़ेगा। सदन में विश्वास लाना, ये सब जो विश्वास वगैरह जो है वो सालाना। तो पॉइंट ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही लाया गया है, क्योंकि आप मान लीजिए 100 या 150 सब्जेक्टिव अगर पढ़ लेते हैं, जिसमें से 30 या 40 आ जा रहा है, तो क्या ये बहुत ही कम नहीं है? ठीक है, 150 प्रश्न पढ़े तो ठीक है, 200 प्रश्न तक सीमित लीजिए, 200 प्रश्न पढ़िए और 50 क्वेश्चन आना चाहिए तो आना चाहिए, ये मेरा नियम है। ठीक है। अब देखिए आपके सामने 6 नंबर में क्या कह रहा है कि न्यायिक पूर्ण विलोकन क्या है। न्यायिक पूर्ण विलोकन क्या है मेरे प्यारे, जो उत्तर में लिखना है कि न्यायिक पूर्ण विलोकन शब्द अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पूर्ण विलोकन शब्द कहाँ से लिया गया मेरे प्यारे, जो अमेरिका से लिया गया है, तथा इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 में है। किसमें है? इसका जो वर्णन हमारे किया गया है किसमें, संविधान के अनुच्छेद 13 में किया गया है। किसमें किया गया है? संविधान के अनुच्छेद जो है 13 में इसका किया गया है। इसका मतलब होता है अपने द्वारा दिए गए निर्णय को फिर से जांच करना या देखना, उसे ही न्यायिक पूर्ण विलोकन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे द्वारा कोई वादा किया गया होगा और उस वादा को क्या है हम पूरा नहीं किए होंगे, तो उसे हम जांच करेंगे, फिर उसके हम क्या करेंगे, देख रेख में उसको अच्छा काम करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यायिक पूर्ण विलोकन कहते हैं, जो कि 1 या 2 बार ये भी प्रश्न समथिंग पूछा गया है। ठीक है। अब 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पीओके, पीओके या स्वतंत्र कश्मीर क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ये 5 नंबर के काबिल नहीं है। कहता है ना कि तेरे काबिल नहीं, ये गाना भी है। चलिए उत्तर में देखिए, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। अवैध कब्जा मतलब कि जो वो कब्जा नहीं करना चाहिए फिर भी वो कब्जा कर लिया, कौन? पाकिस्तान, जबरदस्ती कर सकते हैं, उसे ही स्वतंत्र कश्मीर या पीओके कहते हैं। ठीक है, ये प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है 8 नंबर में कि श्वेत क्रांति क्या है, या जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है उत्तर में कि श्वेत क्रांति का तात्पर्य है कि यह भारत सरकार द्वारा दूध की उपलब्धता बढ़ाने के लिए है, जिसकी शुरुआत 1970 में गुजरात शहर में किया गया था, तथा उत्तम गाय और भैंस द्वारा प्रति व्यक्ति को दूध उपलब्ध कराना, उसे ही श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। एक होता है हरित क्रांति, ठीक है, एक होता है हरित क्रांति जिसकी ये शुरुआत हुई थी 1960 में हुई थी, और ये क्या है, श्वेत क्रांति। श्वेत मतलब उजला, उजला समझ सकते हैं, तो उजला क्या है, दूध है, राइट। और हरित मतलब हरा हरा, तो हरा हरा कौन है, आपको फूल उल है, फूल उल ले सकते हैं, राइट। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति क्यों अपनाई है। जो भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को क्यों अपनाया था, तो उसके बारे में देखिए उत्तर में कि भारत में गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाने का निम्नलिखित कारण है, जो किस प्रकार है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में लिखना है कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बने सभी गुटों से अलग रहना चाहता था। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी आप जेल से निकल के आए, ठीक है, जेल से निकल के आए हैं और क्या करिएगा, आप फिर से वह कांड करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए आप जेल आए हैं चोरी के मामले में, चोरी से मतलब चोरी करने गए थे, पकड़ा गया और वहां के बाद क्या गए, चले जेल में चले गए, तो उसके बाद फिर चोरी करने जाइएगा नहीं, थोड़ा सा आपको मन करेगा, नहीं नहीं करेगा, फिर जाइएगा तो जरूर लेकिन जल्दी नहीं जाएगा। उसी प्रकार जो भारत है ना, क्या हुआ था 1947 में आजाद हुआ था, राइट। उसके बाद क्या हुआ था, गुटनिरपेक्ष का स्थापना किया। तो ये भारत जो चाहता था वो किसी भी नहीं अमेरिका में शामिल होना चाहता था और न ही सोवियत संघ में शामिल होना चाहता, दोनों में से किसी में नहीं होना चाहता था। और उन्होंने क्या क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, अलग रहना चाहते थे। भारत शीतयुद्ध से दूर रहना चाहते, बिल्कुल अभी जस्ट बताए थे, जो कि यूएसए अभी जस्ट बताए थे, यूएसएसआर, ये दोनों से क्या रहना चाहते थे, अलग रहते थे। भारत अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र देखना चाहते थे। भारत जो है विदेश नीति को कैसे चाहते थे, स्वतंत्र देखना चाहते थे। ये भी पॉइंट मेरे नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय दल का तात्पर्य यह है कि वह देश जिसका राजनीतिक कार्य क्षेत्र संपूर्ण देश न होकर कुछ खास क्षेत्रों तक या राज्य के किसी विशेष भाग तक सीमित होता है, उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। क्षेत्रीय दल का अब अर्थ समझिएगा अच्छे से क्या कह रहा है।
जैसे क्षेत्रीय दल ये हो गया, ठीक है, ये क्षेत्र है, राइट है ना। ये क्षेत्र मान लीजिए, थोड़ा सा साफ करते हैं इसको, अब अच्छे से समझाते हैं, जब आपको बता रहे हैं तो अच्छे से समझाना जरूरी है। ये क्षेत्र हो गया है ना, ये क्षेत्र पूरा हो गया। और उस क्षेत्र में जैसे यहाँ पर कोई आदमी रह रहा है, तो ये अपने क्षेत्र के प्रति क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे, अपने राज्य के ही विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षेत्रीय दल कहते हैं, या राज्य दल भी कह सकते हैं थोड़ा मोड़ा। अब देखिए ये जो 11 नंबर है, थोड़ा सा खास प्रश्न है, बहुत ही सोच समझ के लाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके उद्देश्य बताएं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके उद्देश्य बताएं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये सब आपके बारे में पूछा जा सकता है, तो आप उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उत्तर में आपको लिखना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार की रक्षा से संबंधित एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन है। किससे संबंधित है मेरे बच्चों, मानवाधिकार, मानव के अधिकार। जैसे मान लीजिए मेरा अधिकार है कि हम अच्छा खासा काम हम करें, हमें इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, तो उस समय हमें क्या होनी चाहिए, रक्षा मिलनी चाहिए, कि हमें यहाँ पर रहने का योगदान, मतलब कि रक्षा मिले, ठीक है। इसका मुख्यालय इंग्लैंड के शहर लंदन में है। इसका जो मुख्यालय है किसका, मानवाधिकार का जो मुख्यालय कहाँ है मेरे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव के लिए, ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो कहाँ है, लंदन में है। इसका कार्य विश्व में मानव के अधिकारों की रक्षा करना, इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। विश्व में मानवाधिकार के रक्षा के लिए अभियान चलाना, ये जो प्रतिवर्ष चलता है, आपको पता भी होगा। विश्व के विभिन्न देशों में मानव अधिकार का उल्लंघन पर अपनी रिपोर्ट विश्व के समक्ष लाना। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट वगैरह है मानव के अधिकार के बारे में, तो वो आप कर सकते हैं। इसे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, महिला दिवस मनाया जाता है। ये जो है 10 दिसंबर को आपको क्या मनाया जाता है, ये आपको मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को महिला दिवस। ये भी प्रश्न 5 नंबर का है मेरे बच्चों, कितना नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब जो है आपको सेट 60 पहले कमेंट करके बताना है, और 1 से लेके 5 तक जरूर सेट देख लीजिए, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। और गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए एक बार, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।